हम उन यूनिट सेल के अंदर रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं बेटा, एज लेंथ का और उसके रेडियस का। क्योंकि बेटा हम लोग जानते हैं कि भाई कोई भी यूनिट सेल अगर होता है बेटा, कोई भी यूनिट सेल अगर होता है तो उस यूनिट सेल में क्या होता है, ये एज लेंथ होती है भाई। ये क्या होता है बेटा, एज लेंथ होता है। और एज लेंथ होता है तो कॉर्नर पर एटम लगे हुए हैं, लेकिन जैसा आपको ये एटम दिख रहे हैं ऐसे एटम नहीं है भाई, वो एटम इतने बिगर साइज के हैं कि ये एटम एक दूसरे को क्लोजली पैक्ड किया हुआ है। क्या क्या हुआ बेटा, क्लोजली पैक्ड किया हुआ है, मतलब सारे एटम एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड है। केवल हम इस चीज को समझने के लिए हमने एटम को पॉइंट मास माना हुआ है, बहुत ही छोटे छोटे साइज के एटम बनाए हुए हैं। लेकिन मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि किसी भी क्रिस्टल में एटम जो होते हैं बेटा क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो ऑब्वियसली ये वाला एटम भी एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होंगे, एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होंगे बेटा। तो इसकी एज लेंथ ये रही भाई, किसी भी क्यूब की बेटा एज लेंथ ये सारी एज लेंथ ही है, और इसके कॉर्नर पर जो रखा एटम है वो क्लोजली पैक्ड है, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से लगे हुए हैं। इसी को हमें देखना बेटा और रिलेशन निकालना है। मतलब अगर मैं बात करूं बेटा, ये देखो यूनिट सेल है, यूनिट सेल है तो यहां पर एटम लगा हुआ है, इधर कोने पर एटम लगा हुआ है, इधर भी एटम लगा हुआ है, ऐसे एटम लगा हुआ, मतलब ये एटम एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड है। अगर मैं इसको आप देखें यहाँ पर, मतलब इस यूनिट सेल को देखें बेटा, तो ये एटम इतने बिगर साइज का है, ये एटम इतने बिगर साइज का है। मैं इसका पहला आगे वाला फेस दिखा रहा हूं, ये वाला एटम भी एक बिगर साइज का है, ये एटम भी बिगर साइज का है, तो सारे एटम एक दूसरे को क्लोजली पैक्ड किया हुआ है। ये दिमाग में आप बात को सेट करना बेटा, ये दिमाग में आप बात को सेट करना। मतलब अब हमें जब ये पता चल गया कि किसी भी यूनिट सेल में एटम क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो इस टाइम पर हम लोग अब ए का एज लेंथ का और रिलेशन निकाल सकते हैं, किसका, रेडियस का। आर का मतलब रेडियस ऑफ एटम है और ए का मतलब बेटा एज लेंथ है जो उस यूनिट सेल की होती है, राइट। तो देखिएगा सबसे पहले हम आप बता बेटा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हुआ, एज लेंथ, और यहां से सेंटर से इसका रेडियस हो गया आर। तो भाई आप लोग किसी भी एज लेंथ का रिलेशन निकाल सकते हैं। मैं हर एक यूनिट सेल का अलग अलग से रिलेशन निकालने जा रहा हूं। सबसे पहला देख रहे हैं बेटा हम SCC, जिसको हम बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। SCC सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बेटा, और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को इस तरीके से बनाया जाएगा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को इस तरीके से बनाया जाता है। देखो यहां पर ध्यान से, ये वाला सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बेटा, कॉर्नर पे एटम लगे हुए हैं, इस कॉर्नर पर लगे हुए एटम को आपको पॉइंट मास ही मानना है। आप अगर बिगर साइज का बनाओगे तो सारा कुछ एकदम बिल्कुल हौच पौच हो जाएगा, आप स्ट्रक्चर को ही नहीं समझ पाओगे, स्ट्रक्चर को ही नहीं समझ पाओगे। इसीलिए आपको जानना यह है कि भाई एटम, ये वाला एटम क्लोजली पैक्ड है बेटा, क्लोजली पैक्ड है, और ये वाला यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया, ए हो गया। मतलब ये वाला जो एज लेंथ दिख रहा है ये आपको एक्चुअल में ऐसे दिख रहा होगा, ऐसे दिख रहा है बेटा, एटम लगा हुआ है और यहां पर ये एटम इससे जुड़ा हुआ है, ये वाला एटम, ये वाला साइड ऐसे दिख रहा है एक्चुअल में क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर में। तो क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर में ऐसे दिख रहा है बेटा, क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो आप यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या मान रहे हैं भाई, ए, यहां से आर, तो देख लीजिएगा SCC के अंदर एज लेंथ किसके बराबर हो गया बेटा, R प्लस R, तो 2R हो गया, 2R हो गया। R इक्वल टू A/2 भी करके इसको लिख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। मतलब SCC के अंदर एज लेंथ जो होता है किसी यूनिट सेल का, वो A नहीं, A का बराबर होगा, A इक्वल टू होगा बेटा किसके, 2R के बराबर होगा, है ना, 2R के बराबर। क्यों होगा, क्योंकि वो क्लोजली पैक्ड है। एटम जो लगे हुए हैं यहाँ पर, जो हम समझ रहे हैं, जो हम पढ़ते आ रहे हैं, वो एटम क्लोजली पैक्ड है। इसी वजह से हर एक एज लेंथ 2R के बराबर होगा। इसी वजह से हर एक एज लेंथ, किसकी बात कर रहा हूं मैं, SCC की बात कर रहा हूं। अब देखिएगा बेटा, एज लेंथ आ गया ये वाला,
जब भी एज लेंथ की बात करोगे, रेडियस दे रखा होगा तो A = 2r, जिसके एज लेंथ निकालना है एज लेंथ निकाल दोगे, रेडियस निकालना है रेडियस निकाल दोगे, तो आपको इस टाइप के न्यूमेरिकल बहुत सारे मिलने वाले हैं इसमें। अब हम सीखने जा रहे हैं बेटा किसके लिए, हम सीखने जा रहे हैं एफसीसी यूनिट सेल के अंदर। एफसीसी का मतलब जानते हैं हम लोग, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल मैंने आपको इसके स्ट्रक्चर ऑलरेडी बताए हुए हैं। क्या होता है स्ट्रक्चर, फेस सेंटर्ड मतलब किसी भी यूनिट सेल के फेस पर एटम लगे होंगे बेटा, किसी भी यूनिट सेल के फेस पर एटम लगे होंगे। फेस पर एटम लगा हुआ है तो इसका मतलब मैं इसका स्ट्रक्चर का बनाना चाहूं बेटा, तो देखो कैसे बनेगा। फेस पर एटम है, फेस के सेंटर पर एटम बेटा, उसी का मुझे एज लेंथ निकालना है। कॉर्नर पे एटम लगा हुआ है, कॉर्नर पे एटम लगा हुआ है, ये कॉर्नर पे एटम लगे हुए हैं। और एफसीसी की स्पेशलिटी यह है कि हर एक फेस के सेंटर में, हर एक फेस के सेंटर में, हर एक फेस के सेंटर में, इसको मैं थोड़ा सा फोकस करता हूं क्योंकि मैं एज लेंथ और रेडियस इसी के रेस्पेक्ट में निकालूंगा। आप कोई सा भी फेस एज्यूम कर सकते हैं, राइट। यहां पर देखिएगा ये वाला फेस सामने वाला, ये वाला फेस आगे वाला, तो किसी एक फेस पर आप एज लेंथ निकाल दोगे तो सारे फेस के वही एज लेंथ होने वाले हैं। तो देखो बेटा ये वाले फेस के सेंटर में रखा एटम मैंने कुछ बिगर साइज का बना दिया और ये इसको मैंने ऐसे मिला दिया है, राइट। और ये बात समझना बेटा, एटम ये वाला सेंटर वाला एटम, ये वाला एटम क्लोजली पैक्ड है कुछ इस तरीके से। देखो ऐसे है ये एटम, दूसरा एटम और इसके आगे दूसरा एटम, ये इस तरह से दिख रहा है वाला। यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या r, यहां से यहां तक का डिस्टेंस r, r और r, तो टोटल कितने हो गए बेटा 4r हो गया भाई। ये वाला जो एक्स्ट्रा एटम लगा हुआ है उसी के रेस्पेक्ट में, अरे एससीसी में कोई एक्स्ट्रा एटम नहीं रखा था, लेकिन एफसीसी में एक एक्स्ट्रा एटम रखा है फेस पर, तो उसी के रेस्पेक्ट में हम ए और आर का रिलेशन निकाल देंगे। तो बेटा आपको यहां से यहां तक का डिस्टेंस पता है, एज लेंथ होता है, यहां से यहां तक का एज लेंथ है। अरे दो साइड पता हो, तीसरी साइड निकालनी हो तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं हम लोग। क्या लगाते हैं बेटा, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो क्या आएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसको ए मान लिया, इसको बी पॉइंट मान लेते हैं, इसको सी पॉइंट मानते हैं, तो पाइथागोरस हर कोई जानता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बेटा, ए सी का स्क्वायर। अब ए बी किसके बराबर है, ए के एज लेंथ के बराबर, तो यहां लिख दिया ए का स्क्वायर प्लस बी सी, ये भी एज लेंथ ए है, इसको भी ए का स्क्वायर कर दिया बराबर ए सी। अरे ए सी किसके बराबर आ रहा है बेटा, 4r के बराबर आ रहा है, स्क्वायर कर दिया। दोनों को जोड़ दो, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 4r का स्क्वायर। अरे स्क्वायर जब हटाओगे, स्क्वायर जब हटाओगे तो बेटा जिसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, √2a बराबर 4r, जिसे कि एज लेंथ किसके बराबर आ गया बेटा एफसीसी के लिए, 4r इक्वल टू 2√2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर बेसिस एफसीसी। एफसीसी का फॉर्मूला बेटा ए और आर के बीच में रिलेशन आ गया, और एफसीसी के लिए ए और आर क्या था, 2r था बराबर बेटा। लेकिन एफसीसी में क्योंकि सेंटर में एक एटम रखा हुआ है, फेस के सेंटर में एक एटम रखा हुआ है, इसी के बेसिस पर ये वाला एज लेंथ और आर के बीच का डिस्टेंस या रिलेशन हमारे सामने निकल के आ गया। बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है बेटा, और इसको जानना बहुत जरूरी है सॉलिड स्टेट में। न्यूमेरिकल इसके बिना नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो रिलेशन आप तभी निकाल पाओगे, तभी याद कर पाओगे जब आपको बेटा इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा। क्योंकि हम लोग रिलेशन तभी निकाल पा रहे हैं जब हमें पता है कि ये वाले एटम जो लगे हुए हैं वो क्लोजली पैक्ड है, ये वाले एटम सारे क्लोजली पैक्ड है, इसी के रेस्पेक्ट में हम लोग इनको निकाल पा रहे हैं। सेल बीसीसी के लिए ए और आर के बीच में एज लेंथ और एटम के रेडियस के बीच में रिलेशन निकालने जा रहे हैं। तो मतलब क्या होगा बेटा, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड का स्ट्रक्चर हम सब लोग जानते हैं। बॉडी और स्ट्रक्चर बीसीसी का स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले बहुत तरीके से सिखाया हुआ है। तो ये वाला क्यूबिक यूनिट सेल है, क्यूब बना दिया,
कॉर्नर पर पहले एटम रख दो बेटा, कॉर्नर पर पहले एटम रख दो, कॉर्नर पर पहले एटम रखा हुआ और एक एटम इसके सेंटर में रखा हुआ है, इसी को हम बोलते हैं बेटा बॉडी सेंटर्ड। मतलब ये वाला यूनिट सेल है, इसके कॉर्नर पर, इसके सेंटर में एक एटम रखा हुआ है बेटा, इसके सेंटर में एटम रखा हुआ है। तो इस वाले कॉर्नर को बीच में सेंटर एटम है और ये वाला कॉर्नर सबको आप डायगोनल खींच दीजिए आप। मतलब ये वाला कॉर्नर सेंटर में और ये वाला कॉर्नर, इसको मैंने एक ड्रॉ कर दिया, एक डायगोनल खींच दिया बेटा। और इस डायगोनल में मैंने क्या बोला, रिलेशन तभी निकालते हैं जब कोई एक एक्स्ट्रा एटम रखा हो, जब कोई एक एक्स्ट्रा एटम रखा हो, जैसे मैंने एफसीसी में देखा था ऐसे ही बीसीसी में देखने वाले हैं। तो इसके सेंटर में एक एटम रखा हुआ बेटा, उस वाले कॉर्नर को, नीचे वाले कॉर्नर को और बीच में रखे एटम को, ये वाला कॉर्नर भी आप लोग मिला सकते हैं, ये वाला मिला सकते हैं, आपकी चॉइस है बेटा। हमने इसको मिला दिया है, लेकिन जो आपको सेंटर में दिख रहा ना डायगोनल, ये ऐसा नहीं है एक्चुअल में, ये ऐसा है। ऊपर वाला कॉर्नर ये रहा, बीच वाला एटम पूरा ये रहा और ये वाला कॉर्नर ये रहा। ये वाला एटम, सारे एटम क्लोजली पैक्ड है बेटा। तो नॉर्मली क्या होगा, इस वाले सेंटर से यहां पर डिस्टेंस आर हो गया, ये वाला आर और ये वाला आर हो गया। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया बेटा, ये वाला डायगोनल का 4r आ गया। अब इसको हम लोग, ये वाला डिस्टेंस पता है भाई a है, ये वाला डिस्टेंस को निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूंगा। उसके लिए दो साइड का हमें पता होना जरूरी है। तो ये वाला लेंथ पता है, लेकिन ये वाला साइड अगर मुझे पता चल जाए तो मैं इस वाले पाइथागोरस थ्योरम से इस वाली लेंथ को निकाल दूंगा, यही रिलेशन हो जाएगा बेटा। तो मुझे इसको निकालना है, अरे इसको निकालने के लिए ये दो साइड पहले से पता है, तो ये ट्राइंगल 1 हो गया, ये ट्राइंगल 2 हो गया। तो क्या होगा बेटा, इन ट्राइंगल 1 में इसको A मान लो, इसको B मान लेते, इसको C मान लिया, इसको D मान लेते। तो दो ट्राइंगल में अलग अलग से पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो बेटा मैंने इसको क्या कर दिया, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा बेटा, BC का स्क्वायर हो जाएगा। अरे AB किसके बराबर है, A स्क्वायर, AC किसके बराबर, A स्क्वायर, BC स्क्वायर। तो मैं निकालना ये वाला डिस्टेंस, तो क्या हो गया 2A स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। तो √2A बराबर BC। तो बेटा BC का डिस्टेंस क्या गया, BC का डिस्टेंस क्या गया भाई, √2A। अब ये वाला डिस्टेंस पता मुझे D और B, A है, B और C पता है ऑलरेडी, √2A है। तो भाई D और C निकाल सकते हो ना आप, जो सेंटर में रखा एटम है। तो क्या कर दोगे आप लोग, क्या कर दोगे बेटा, इन ट्राइंगल सेकेंड, अरे सेकेंड ट्राइंगल में D B का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा, DC का स्क्वायर। DB किसके बराबर है, A स्क्वायर प्लस BC किसके बराबर, √2A का स्क्वायर करोगे तो 2A स्क्वायर हो जाएगा। और यहां पर D और C किसके बराबर बेटा, 4R के स्क्वायर के बराबर है। मिला दीजिए 2A और A, 3A स्क्वायर 4R स्क्वायर। तो भाई स्क्वायर को हटाओगे, 3 के ऊपर रूट आ गया, 4R हो गया बेटा। तो A इक्वल टू 4R, ये √3 है, सॉरी ये √3 है, √3 आ गया बेटा। तो BCC के लिए एज लेंथ और R के बीच का रिलेशन आपके सामने दिखा हुआ है। FCC के लिए यहां पर √2 था और BCC के लिए यहां पर √3 आया। क्यों आया है कि दो ट्राइंगल बन रहे थे और इसके लिए पहले √2A निकाल लिया, फिर इसके लिए जो सेंटर में रखा आइटम वही डिस्टेंस निकालना है। उसी के बेसिस पर आपको क्या निकल जाएगा बेटा, A और R के बीच का रिलेशन निकल जाएगा, A और R के बीच का रिलेशन निकल जाएगा, A और R के बीच का रिलेशन निकल जाएगा। तो ये वाला बात ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। SCC के लिए A इक्वल टू 2R हो गया, FCC के लिए A इक्वल टू 4R बाय √2। और याद रखना
अरे एफसीसी के लिए जो एज लेंथ होता है वही एंड सीसी के लिए होगा, क्योंकि उसने भी एटम फेस पर रखे हुए हैं, लेकिन दो अपोजिट फेस पर रखे हुए हैं, सभी पर नहीं रखा हुआ है। तो फेस पर एटम रखा हुआ है तो उसका भी रिलेशन जैसे एफसीसी का आया था वैसे ही एनसीसी का भी आएगा, राइट। तो हमने इसको याद करने के लिए, इसको याद रखने के लिए बेटा यहां पर एक टेबल बनाई। इसको क्या लिख दिया हमने, यहां पर यूनिट सेल लिखा, यूनिट सेल में एससीसी ए और आर है देखना है, तो ए इक्वल टू 2r, एफसीसी ए इक्वल टू 4r बाई रूट 2, और इसी को लिखना है एंड सीसी। इसके बाद में एफसीसी आएगा, बीसीसी आएगा, और बीसीसी के लिए ए इक्वल टू 4r बाई रूट 3 आएगा। बेटा इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट बना के लिखना। इंटर आयनिक डिस्टेंस और नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस या क्लोजेस्ट अप्रोच का मीनिंग समझते हैं कि इसका मीनिंग एक्चुअल में होता क्या बेटा। तो इंटर आयनिक डिस्टेंस या नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस मतलब होता है बेटा किन्हीं दो आयंस के बीच का डिस्टेंस, किन्हीं दो आयंस के बीच का डिस्टेंस, उसी को बोलते हैं इंटर आयनिक डिस्टेंस या नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस या क्लोजेस्ट अप्रोच। तो जब भी क्वेश्चन में इन दो वर्ड की बात आए तो भाई क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है, इसका पहले मीनिंग जान लेते हैं बेटा कि नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस है क्या। अरे दो आयंस के बीच का डिस्टेंस, दो आयंस के बीच का डिस्टेंस है बेटा, दो आयंस के, मतलब हमारे पास में एक कटायन है एक अनायन है, इनको हमने क्या कर दिया, क्लोजली पैक्ड होते ही होते हैं बेटा। तो क्या होगा, इनके बीच का डिस्टेंस देखना बेटा हमें, इनके बीच का डिस्टेंस, इसके सेंटर और इस दूसरे एटम के सेंटर के बीच का डिस्टेंस ही कहलाता है इंटर आयनिक डिस्टेंस या क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लोजेस्ट अप्रोच कहला जाता है बेटा। मतलब ये होता है किसी भी यूनिट सेल की बात करो, अगर किसी भी यूनिट सेल की बात करो, अगर जैसे मेरे पास में कोई एक यूनिट सेल में मान लिया है एससीसी लिखा हुआ है भाई, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल लगा हुआ है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल लगा है, यहां पर लगा हुआ है, यहां पर लगा हुआ है, यहां पर एटम कॉर्नर पर लगे हुए हैं बेटा। अब ये आयनिक क्रिस्टल अगर, तो बेटा मैं इसको अगर लिखूंगा बेटा ये वाला इस तरह से लिखा होगा कि इधर लिखा होगा आयन, ये भी लिखा होगा ये कटायन है, ये अनायन है, मान लिया इस वाले कॉर्नर पर रखा हुआ है कटायन, इस वाले पर रखा आयन, क्योंकि आप जानते हैं आयनिक क्रिस्टल का मतलब तो होता है बेटा जो कटायन और अनायन का बना होता है। तो इसमें एक कटायन होगा तो दूसरा क्या होगा, अनायन। तो आप ही बात करो बेटा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया r प्लस, मतलब कटायन की रेडियस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया r माइनस। अरे भाई दो आयन के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया भाई, दो आयन के बीच का डिस्टेंस हो गया बेटा r प्लस प्लस r माइनस। तो कटायन एनायन के बीच का डिस्टेंस ही दोनों की रेडियस का सम जो होता है, दोनों की कटायन और एनायन की रेडियस के सम को ही बोलते हैं बेटा इंटर आयनिक डिस्टेंस या नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस या क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं। तो दो आयन के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है बेटा वो, यहां से आपके क्वेश्चन चेंज होंगे बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको मैं, इस बात को दिमाग में सेट कर लीजिए कि इंटर आयनिक या नियरेस्ट नेबरिंग का मतलब क्या होता है। अब तक मैं आर लिखता आ रहा था, लेकिन जब भी आपको इंटर आयनिक या नियरेस्ट नेबरिंग या क्लोजेस्ट अप्रोच दिखे कहीं पर तो आर प्लस प्लस आर माइनस दोनों का सम वही होता है, वही होता है बेटा इंटर आयोनिक डिस्टेंस होता है या नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस, नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस होता है या क्लोजेस्ट अप्रोच होता है बेटा। इनका मतलब ये r प्लस r माइनस होता है। गॉट इट। जैसे मैंने और सुनो भाई, और इसको समझना बेटा, जैसे मैं बोलता हूं बेटा एफसीसी की बात कर रहा हूं, एफसीसी की बात कर रहा हूं, अरे एफसीसी ये रहा, देखो एफसीसी का स्ट्रक्चर ये रहा बेटा, इसको मिला दीजिए, कॉर्नर बन गए, कॉर्नर पर आयंस रखे हुए हैं,
आयंस रखे हुए हैं और इसके सेंटर में एक आयंस और रखा होगा, हर एक फेस के सेंटर पर आयन रखे हैं, लेकिन मैंने इसको फोकस कर लिया बेटा, राइट। तो बेटा ये वाला इसको मैंने मिला दिया, अरे ये कटायन है, ये कटायन है, लेकिन फेस के सेंटर में रखा, उसको क्या मान लिया मैंने, एनायन मान लिया। तो देखिएगा अगर मैं इसको इसका स्ट्रक्चर देखूं बेटा तो ये ऐसे है, कटायन बीच में आया एनायन, फिर कटायन हो गया। तो देखिएगा R प्लस R माइनस, फिर R माइनस, फिर R प्लस, तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, R प्लस प्लस R माइनस, इंट्रायनिक डिस्टेंस। फिर दूसरा R माइनस प्लस R प्लस, ये भी इंट्रायनिक डिस्टेंस हो गया, सही है। तो इसको क्या लिखूंगा मैं यहां पर, अरे R प्लस R माइनस, R माइनस R प्लस, तो इसको मैं टोटल डिस्टेंस क्या लिखा था, 4R लिखा था मैंने, इसको जोड़कर। लेकिन जब भी आयनिक क्रिस्टल की बात हो रही हो, आयनिक क्रिस्टल की बात हो रही हो, तो इसी को क्या लिखूंगा, 2R प्लस प्लस R माइनस। इसका मतलब इसको लिखो, या ये किसके लिए है, ये किसके लिए बेटा, नॉन आयोनिक क्रिस्टल के लिए भाई ये, और ये वाला किसके लिए है, आयनिक क्रिस्टल के लिए है। ये इंटर आयनिक डिस्टेंस है दो आयंस के बीच का। तो जो मैंने आपको यूज किया था 4R, वहां पर 4R यूज नहीं करना है इनके लिए, वहां पर R प्लस और R माइनस लिखना है और ट्वाइस करना। क्यों, क्योंकि ये भी इंटर आयनिक डिस्टेंस है, ये भी इंटर आयनिक डिस्टेंस है, दोनों को जोड़ दिया तो 2R प्लस प्लस R माइनस हो गया। कटायन की रेडियस प्लस एनायन की रेडियस को ही बोलते हैं इंटर आयनिक डिस्टेंस या नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस। बात समझ आई बेटा यहां पर। अब सुनो, यहां पर मैंने थोड़ी देर पहले एक टेबल बनाई थी, उस टेबल को देखो ध्यान से। यहां पर लिखा बेटा मैंने यूनिट सेल SCC, यहां पर लिखा था FCC, या इसी को लिखा था मैंने NCC, आगे लिखा था हमने क्या, FCC, ये लिखा था बेटा। ये किसके लिए है, नॉन आयोनिक क्रिस्टल के लिए है, लेकिन ये किसके लिए बेटा, आयनिक क्रिस्टल के लिए है, राइट। यहां पर SCC A=2R था, यहां पर A=4R/√2 था बेटा, और FCC BCC के लिए क्या था, A=4R/√3 था। अरे मैं इसी को अगर मैं आयनिक क्रिस्टल में देखूं तो R की जगह पर मुझे क्या रखना पड़ेगा, इंट्रायनिक डिस्टेंस। तो A= क्या होगा बेटा, R प्लस प्लस R माइनस। इसको 2 नहीं लिखा है यहां पर, क्योंकि दोनों की रेडियस आ गई, कटायन की और एनायन की। यहां पर देखो बेटा, A=2R प्लस प्लस R माइनस /√2। यह है एक्चुअल में आयनिक रेडियस के अंदर आयनिक क्रिस्टल के लिए क्लोजेस्ट एंड नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस। फिर BCC के लिए क्या आएगा, A=4R की जगह पर 2R प्लस प्लस R माइनस अपॉन √3। क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा, नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस पढ़ रहे हैं। तो नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस हमारा इस टाइप से लिखना है। अगर नॉन आयनिक क्रिस्टल है तो इसका रिलेशन ये रहा, और अगर आयनिक क्रिस्टल की बात कर रहा है तो इसका मतलब रिलेशन ये होता है, ये होता है इंटरआयनिक डिस्टेंस। सॉलिड AB हैज सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर, BCC स्ट्रक्चर बना रहा है बेटा। एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज फाउंड टू बी 4.04 एंगस्ट्रॉन। व्हाट इज द रेडियस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन A एंड B, मतलब A प्लस और B माइनस। अरे कैसा क्रिस्टल है बेटा, ये आयोनिक क्रिस्टल है। कैसा क्रिस्टल है ये, आयोनिक क्रिस्टल है। अब आयोनिक क्रिस्टल में BCC क्या होता है, A क्या होता है बेटा, 2R A प्लस प्लस R B माइनस /√3। अरे यही निकालना है इंटरआयनिक डिस्टेंस, इंटरआयनिक डिस्टेंस निकालना है इसमें।
तो r प्लस और r माइनस के बीच का डिस्टेंस निकालना है, जिसमें आपको एज लेंथ का वैल्यू दे रखा है। तो क्या होगा बेटा, आर ए प्लस आर बी माइनस इज इक्वल टू क्या आएगा, a√3/2। अब एज लेंथ दे रखा है आपको 4.04 दे रखा है, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, आर ए प्लस आर बी माइनस इज इक्वल टू क्या आएगा 4.04। इसको बहुत छोटी वैल्यू है, इसको आप इंटू √3 का वैल्यू 1.732 बाई क्या आएगा बेटा, क्या आएगा 2 आएगा, डिवाइड कर दो 2 से, तो सॉल्व करके जो आएगा आपका आंसर सामने होगा। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। दूसरा क्वेश्चन, आयरन हैज बीसीसी स्ट्रक्चर, एज लेंथ दे रखा है बेटा इसका 300 पिकोमीटर। तो रेडियस निकालनी है, इसमें केवल रेडियस निकालनी है। आयरन आयनिक क्रिस्टल नहीं है, आयनिक क्रिस्टल नहीं है इसमें, ये आपका नॉन आयनिक क्रिस्टल है। तो बीसीसी के लिए A = 4r/√3 आएगा। वो आयनिक क्रिस्टल था, तो इसके बीच में इंटर आयनिक डिस्टेंस निकालना था आपको, r प्लस और r माइनस का डिस्टेंस निकाला था दोनों। यहां पर केवल r निकालना है बेटा, तो r इक्वल टू क्या आएगा, a√3/4। अब a का वैल्यू 300 इंटू √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732/4। सॉल्व करिएगा, आंसर आपका मैच हो जाएगा।